नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाथरस केस पर यह बड़ी खबर। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आज खुद डीआईजी शलभ माथुर ने हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी पुलिस को पीड़ित परिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश करना है। परिवार के घर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परिवार के साथ सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं। डीआईजी शलभ माथुर के मुताबिक पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी जा रही है और उन्होंने सुरक्षा में उन्हें हाईकोर्ट ले जाने का वादा किया है। तो ये तस्वीरें जब डीआईजी शलभ माथुर वहां पर पहुंचे उस दौरान की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट में जब पेश होगा परिवार तो किस तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे, क्योंकि ये वो परिवार है जिस पर लगातार जिन जो आरोपी हैं वो उन पर निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि इनकी सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना हो। देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक किया। हाथरस के पीड़ित परिवार ने बताया कि एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है। उन्होंने एक बार फिर सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है, क्योंकि ये परिवार लगातार वो परिवार है जिसको लेकर कई सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। सिर्फ पीड़ित परिवार के नहीं बल्कि जो आरोपी परिवार है उनकी तरफ से बहुत सारे बयान सामने आए हैं जिनको लेकर लगातार गतिरोध बरकरार है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने की मांग की है। हमारी जो घटना आई हमने उनको बताई है। अब ये क्या कहते हैं, सरकार के ऊपर वो है कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाए। हमारे संग में जो घटना घटी काई हमने उनको बताई है। ठीक है, जैसे जो आपकी बच्ची की जो माँ है, जो आपकी पत्नी है, वो उस दिन वहाँ थी साथ में। हाँ। तो उनसे भी एसआईटी ने पूछताछ किया होगा। हाँ। जानना क्या चाहता है एसआईटी? क्या पूछताछ में क्या सवाल जवाब करते हैं? अब वो मौके पे थी तो जैसे उनके सामने घटना आई उसी तरह से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। इसके बारे में जो आरोपी हैं वो लिख के भेज रहे हैं, ये चीज़ तो उन्हें पता होगी क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उनसे, आपको तो पता है ना, आपके घर की लड़की थी, वो तो कह रहा है हमारी दोस्ती थी, इन लोगों को दोस्ती पसंद नहीं था, हमने ना मारपीट किया है ना हमने ऐसा कुछ किया है, यही लोग दोषी है, हमें झूठा फंसाया गया है। मतलब हम लोगों ने मार दिया है। उस चिट्ठी में ऐसा है कि हमने नहीं मारा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमको झूठा नहीं। देखिए, ये बचने के लिए मतलब बहुत उपाय ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये चीज़ उन्हें पता हो, ऐसा कोई हम उनसे संबंध नहीं था, उनसे नहीं हम बात करते थे, दूर का वास्ता रखते थे उन लोगों से। और इस खबर पर हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ खान हाथरस से लाइव हैं, नीतीश कुमार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आरिफ, जिस तरह से एसआईटी की टीम वहां जांच कर रही है, डीआईजी पहुंचे हैं, परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है या फिर उन्हें लग रहा है कि अभी लंबा इंतजार है? देखिए, जिस हिसाब से पूरे मामले को कोर्ट में संज्ञान में लिया और उसके बाद हलफनामा दायर किया गया था कि पूरे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है। और देखिए, और सरकार ने अपना जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छे से निभाया है। हालात देखिए, कुछ हम तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ये अभी परिवार है, उसके बाहर की कुछ तस्वीरें हैं और देख सकती हैं। अब तमाम फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। देखिए, चाहे महिला कांस्टेबल हो, चाहे पीएसी के जवान हो, सब तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोग भी इस घर के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी एक एक चीज की एंट्री हो रही है कि आखिर कितने वक्त पर कौन अंदर गया और वापसी कब हुई। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे कांटेक्ट किया जा सके। देखिए, एक तस्वीर हम आपको इधर दिखाएं, ये गांव के बाहर की कुछ तस्वीर है। तमाम फोर्स इस तरह के गांव के बाहर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई बात न हो। और जो परिवार का जो डर है, परिवार के अंदर खौफ है कि उनके साथ कोई घटना हो सकती है, उसको लेकर सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। ये तस्वीरें शायद इस बात की गवाह है कि पूरे गांव में छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि परिवार के जो डर है वो न रहे। और तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही थी, विपक्ष सवाल कर रहा था, विपक्ष के पास कोई सवाल ना हो। तो कुल मिलाकर यह है कि चाक चौबंद पूरी व्यवस्था है, सब तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जी प्रीति।
जी नीतीश, ये ऐसा केस है जिसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि पूरे देश में इसको लेकर एक गुस्सा था। लेकिन जिस तरह के तथ्य बदल रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले के ऐसे आसार लग रहे हैं कि ये केस पूरा लंबा चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे, चाहे आरोपी पक्ष हो, पीड़ित पक्ष हो, और पीएफआई से जुड़ने की बात हो, वेबसाइट बनाने की बात, बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं इस पूरे केस में। जी देखिए, इसी वजह से शायद एसआईटी को 10 दिनों का समय और दिया गया है कि उसमें सारे तथ्यों को समेटने में, उसके बाद बाकायदा कड़ियाँ जोड़ने में एसआईटी को जो है वक्त लगेगा। जाहिर तौर से वो भी इंसान है और इस वजह से ये काम किया गया। और इसके कई रेमिफिकेशंस हैं, इंटर स्टेट रेमिफिकेशंस भी है। विदेशों से जो फंडिंग होने की बात सामने आ रही है, विदेशों से पैसा आया है, और ये देखना होगा कि विदेशों से जो पैसा आया है उसको वो कौन था, किसने वहाँ से जो है पैसे भेजे हैं, कौन इन्वॉल्व है, क्या किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से भी इसका रिश्ता है, ये सब तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। लेकिन काफ़ी रेमिफिकेशंस हैं, इसकी कड़ियाँ जो है कई जगहों से जो है जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर तौर से इसमें समय लगने वाला है और तभी जाकर जो है इसकी तह तलाशने में कामयाब हो पाएगी एसआईटी। शुरू में ओपन एंड शट केस लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह से तथ्य जुड़ते जा रहे हैं, बहुत पेचीदा ये पूरा मामला हो गया है। इधर हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस बीच हाथरस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से परिवार के 5 सदस्य हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। 5 लोग कौन कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी, पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है, किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। आरिफ, हम परिवार की बातों को लगातार सुन रहे हैं। हाईकोर्ट में पेश होना है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी परिवार वालों से आपकी जो बातचीत हुई उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस सुरक्षा के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहेगा उस दिन जब पेशी होगी। आरिफ, आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। चलिए दोबारा हम आरिफ के पास जाएंगे, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये पूरा मामला आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आरिफ हाथरस में ही मौजूद हैं, जो बता रहे हैं किस तरह से पीड़ित परिवार के घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। महिला पुलिस बल भी तैनात है, साथ ही साथ सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, और सिर्फ घर के आसपास नहीं बल्कि दूर तक निगाह रखने के लिए ये पूरी तैयारी की गई है। इस बीच हाथरस पर ही एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, और इसके साथ एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिससे वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस केस में एसआईटी का बड़ा फैसला, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी। खेत में घटना वाली जगह जाएगी एसआईटी। एसआईटी मारपीट के हालात की जांच करेगी। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। चौदह सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेंच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एसआईटी का फोकस क्राइम सीन पर यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले खबर आई कि गैंगरेप हुआ और जीप काटने का मामला आया, लेकिन पुलिस की जांच असलियत तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच खबर आई कि आरोपी लड़की और एक आरोपी के बीच दोस्ती थी, जिसके बाद एसआईटी पर जांच की असलियत तक पहुंचने का दबाव बढ़ गया। एसआईटी अब तक हाथरस के उस गांव में 6 बार जा चुकी है और पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब उसका असली फोकस खेत में क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचकर इस पूरे मामले को रिक्रिएट करने पर है। घटना वाली जगह पर जाएगी,
बयान में दर्ज घटना को रिक्रिएट करेगी, पीड़ित से मारपीट की घटना को जांचेगी, मारपीट के हालात की पड़ताल करेगी, आरोपियों का आमना सामना कराकर हालात को परखेगी, पीड़ित की मां की मौजूदगी की जांच करेगी, घटना के बाद पीड़ित के जाने की हालात जांचेगी। एसआई टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें एसआईटी को पूरी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके अंदर में जो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा वो पीड़िता के लास्ट डाइंग रिलेशन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड विटनेसेस के हिसाब से उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो उलझन पैदा हो सकती है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में एसआईटी जांच करेगी। और अभी जो पूर्व में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनकी क्या कंप्लाइंस है उसको चेक कर रहा हूँ, और जो चीज़ें कमी पेशी होगी उसको अपडेट किया जा रहा है। मैंने पूर्व में ही बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। एसआईटी ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट करने का आरोप लगा दिया गया। हाथरस मामले में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का समय सीमा और बढ़ा दिया गया है, यानी एसआईटी को 16 अक्टूबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। लिहाजा एसआईटी इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच कर लेना चाहती है। एसआईटी इससे पहले घटना के 40 चश्मदीदों से बयान भी करेगी, जिससे कई सारे तथ्य भी सामने आएंगे। इससे पहले एसआईटी को कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वाले और गांव वालों से जो पूछताछ हुई उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। अभी 40 लोगों से फिर पूछताछ होनी है। अब एक हफ्ते के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और हाथरस केस की असलियत सरकार को बतानी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये एसआईटी की जांच से पता चलेगा कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। हमारे सहयोगी आरिफ बने हुए हैं हमारे साथ। आरिफ, एसआईटी की टीम सीन को रिक्रिएट करेगी, कब तक होगा ये सब? देखिए प्रीति, जिस तरह से जो एक लड़की की मौत हुई है और ये मर्डर है, और मर्डर मिस्ट्री इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जिस हिसाब से पूरी तमाम चीजें नहीं मिल पा रही थी, लिहाजा एसआईटी को 10 दिन का वक्त और दिया गया। लिहाजा साफ आप अंदाजा ला सकती है कि कंफर्म कि इस पूरे मामले में बहुत व्यापक लेवल पे जांच होनी है। एसआईटी को 10 दिन का समय और चाहिए, 10 दिन का वक्त दिया गया है। देखिए पेज कहाँ फंसा, दो बात को लेकर अगर पेज फंस गया, जो आरोपी है उसका नाम भी संदीप है और मृतका है उसके भाई का भी नाम संदीप है। आरोपी पक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मृतका का भाई है उसको संदीप उसने हत्या की है, लेकिन मृतका के परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं जो आरोपी है जो जेल में है उसने हत्या की है। इसके अलावा जो कॉल डिटेल निकल के आई है उससे बहुत ज्यादा मामला फंस गया है। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, जो एसआईटी को उसके सवाल है उसको सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से एसआईटी के सामने गंभीर समस्या पैदा हुई है। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए दोनों तरफ से बात सामने आ रही है। आरोपी पक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है, जो मृतका पक्ष है वो भी आरोप लगा रहा है, लेकिन सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, ये एसआईटी भी नहीं बताएगी। जब जांच कंप्लीट हो जाएगी शासन के पास। और वो जो पीड़िता ने मरने से पहले अपना बयान दिया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आरिफ इसमें। इधर हाथरस मामले की आड़ में देश में हिंसा की आग में झोंकने की साजिश के पर्दाफाश के बाद अब यूपी पुलिस ने अपनी जांच तेज की है। मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के 4 लोगों में शामिल मसूद को मथुरा पुलिस आज बहराइच लेकर पहुंची, जहां उसके पिता से पुलिस ने पूछताछ की। पीएफआई के 4 लोगों को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। इस तरह से सर्विलांस के माध्यम से हमारी सुरक्षा एजेंसियां उन पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी असामाजिक गैर कानूनी कार्य ये लोग कर रहे हैं और जो विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हाथरस से ही। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हाथरस कांड में 100 करोड़ की फंडिंग मामले में एसआईटी को जांच में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी मिले हैं, जिसके बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। सफदरजंग अस्पताल से लेकर पीड़ित के गांव तक भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर है कि इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता साधारण आदमी के रूप में अपने आप को बताकर प्लान तैयार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस भीम आर्मी पर शिकंजा कस सकती है। तो ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, भीम आर्मी की किस तरह से संदिग्ध स्थिति नजर आ रही है इस पूरे केस में। हाथरस मामले में गिरने पर भीम आर्मी के अध्यक्ष ने फंडिंग मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है, दावा किया है कि राज्य सरकार मामले को डाइवर्ट कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं और सरकार सबूत पेश करे। सरकार की जो किरकिरी हो रही है उनके कार्यों की वजह से, तो वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पहले जब सब्बीरपुर हुआ तब भी उन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। आरोप में सच्चाई तो कुछ नहीं थी। सरकार 100 करोड़ रुपए की बात करे, मैं कहता हूँ अगर कोई 1 रुपए का भी, 1 सिंगल रुपए का भी मेरी तरफ इस तरह का कोई मामला निकाल दे तो जो सजा होती है मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन सरकार ये जान ले कि ऐसे आरोप लगा के और इस तरह कहानियाँ बना के वो अन्याय नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इस अन्याय का अंत होगा। 2022 में ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, तो वो खूब कहानियां बनाएं। इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है, और कुछ सच्चाई हो तो वो सबूत पेश करें। कहने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी की सफलता नहीं रोक सकते हो तो उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा सकते हो। आज सरकार उसी जगह खड़ी है। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश में जुटे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जब प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो कुछ लोग साजिश रचकर प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें इस प्रकार के षड्यंत्रों से घबराना नहीं चाहिए। और हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। हाथरस मामला उस वक्त और उलझता चला गया जब इस केस के चारों आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी और पीड़ित लड़की के परिवार से दोस्ती होने का दावा किया। तो ये चिट्ठी सामने आने के बाद अब लगातार दोनों ही पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर आरोपी पक्ष हो, अपने पक्ष को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, जिसमें चारों आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है और पीड़ित लड़की के परिवार से दोस्ती होने का दावा किया। हाथरस कांड में रोज हो रहे नए खुलासे। पीड़ित और आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। अब आरोपियों ने प्रशासन को लिखी चिट्ठी। हाथरस कांड में अब तक इस मामले से जुड़े आरोपियों की सीधे तौर पर कोई सफाई या बयान सामने नहीं आया था। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब आरोपियों ने हाथरस के पुलिस प्रशासन को जेल से एक चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है। न्यूज़ 18 के पास वो चिट्ठी है जिस पर हाथरस केस के चारों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। इस चिट्ठी को जेल में बंद आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के हवाले से हाथरस के एसपी को भेजा गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई थी। उसके साथ उसके माँ भाई भी आए थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था और बाद में अपने पशुओं को पानी पिलाने लगा। चिट्ठी में लिखे मजमून में यहां तक तो आरोपियों ने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन इसके बाद जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है। आरोपियों की चिट्ठी में दावा किया गया है कि पीड़ित लड़की की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है।
मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी दोस्ती को लेकर उसकी मां और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में वो मर गई। मैंने कभी मारपीट वो गलत काम नहीं किया था। इस मामले में लड़की की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी। हाथरस कांड में आरोपियों की चिट्ठी और उसमें पीड़ित परिवार पर लगाए गए इन आरोपों से मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के साथ ही आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद अपने घर के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। हाथरस कांड में अब आरोपी और पीड़ित पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार पर झूठे मामले में फंसाने की बात कर रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार के इस मामले में बार बार बयान उठने पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित पक्ष भी सामने आ गया है। पीड़ित के परिवार का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा है। कोई बयान नहीं बदला, जब वो इसमें आएंगे तभी उन्होंने सब कुछ अपना बताया है। सरकार करेगी और न्याय मिलेगा। ये कितने भी सवाल उठाए, कितने भी वो लगाए, हम लोगों पे इल्जाम लगाए कि मोबाइल को लेके या किसी चीज़ को लेके या भैया को लेके, मगर हम लोगों का न्याय तो कोर्ट से होगा और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम सच बोल रहे हैं, सच की कभी हमेशा विजय भई है। हाथरस कांड में पीड़ित और आरोपियों के दावों की सच्चाई जानने के लिए ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही एसआईटी भी अगले कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। लेकिन एसआईटी की जांच में यह सामने आ चुका है कि इस कांड में पीड़ित और आरोपियों के अलावा एक तीसरा पहलू भी है। यह है सियासत और साजिश वाला पहलू, जिसके तार अब विदेशों से भी जुड़ने शुरू हो गए। हाथरस कांड की अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि इस कांड के बहाने दंगा भड़काने तक की साजिश रची गई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और अब इसके एक एक साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है, गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हाथरस कांड की आड़ में देश और प्रदेश में दंगा भड़काने की साजिश की परतें खोली जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि दंगा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई थी और उसकी पूरी असलियत जानने के लिए अब ईडी ने तफ्तीश का सिलसिला तेज कर दिया है। और बड़ी खबर आ रही है हाथरस कांड से जुड़ी हुई। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी ने आज पीड़ित के गांव के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी की तरफ से गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजा गया है और उन्हें पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन लोगों को बुलाया है जो वारदात के समय मौके पर मौजूद होने का दावा कर रहे हैं या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। पीड़ित लड़की के परिवार से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। और हाथरस के बुलगड़ी गांव में सामने आ रही तमाम साजिशों में किसका किसका हाथ है, पुलिस प्रशासन ये जानने में जुटा हुआ है। हर रोज कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं जो हाथरस में हुई वारदात के चश्मदीद होने का दावा करते हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने वो सच देखा है जो हर कोई जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के ऑपरेशन हाथरस से पलटा हाथरस कांड।
ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए साहब तो प्रोडक्शन बयान दे दिया, समझा दिया कैसे भी करेंगे तो 25-30 लाख रुपये मिल जाएगा। न्यूज 18 के सबूतों से सामने आए नए सच। मतलब जिला चिकित्सालय हो जाएगा, तो उस टाइम पे जीप कटी हुई थी ना, जीप कहाँ गई? ऑपरेशन हाथरस से देश भर में हलचल। न्यूज 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। न्यूज 18 ने बहुत बड़ा काम किया है कि सच सामने लाने की कोशिश की है। न्यूज 18 के ऑपरेशन हाथरस ने इस वारदात का वो सच और वो नया पहलू देश के सामने रख दिया जिस पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे खुलासे के बाद इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। न्यूज 18 के खुलासे के बाद अब इस मामले से जुड़े कुछ और किरदार भी सामने आ रहे हैं। ये लोग उस वारदात के चश्मदीद हैं जो घटना को लेकर लगभग वही कहानी बता रहे हैं जो न्यूज 18 के खुलासे में सामने आई थी। न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन हाथरस में जो भी किरदार सामने आए, उन्होंने ये दावा किया कि वारदात वाले दिन यानी 14 सितंबर को जो एफआईआर लिखी गई थी उसमें केवल एक ही शख्स को आरोपी बनाया गया था और ये मामला जो है गैंगरेप का नहीं था बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर का था। न्यूज 18 के ऑपरेशन हाथरस में सामने आए किरदारों ने वारदात को लेकर जो दावे किए, अब कुछ वैसा ही दावा घटना के चश्मदीद भी कर रहे हैं। अब हम आपको इस वारदात के दो चश्मदीदों की गवाही दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों का कहना है कि वारदात वाले दिन ये उस खेत के नजदीक मौजूद थे जहां पर पीड़ित से दरिंदगी के आरोप लगाए गए। सबसे पहले हम आपको वारदात के पहले चश्मदीद से मिलवाते हैं। ये हैं ओमकार, जो हाथरस के बुलगढ़ी गांव के रहने वाले हैं। बुलगढ़ी वही गांव है जहां पीड़ित परिवार रहता है और यहीं वारदात हुई थी। ओमकार के खेत और पीड़ित परिवार के खेत अगल बगल हैं। ओमकार खुद को इस वारदात का चश्मदीद होने का दावा करते हैं और उनका कहना है कि वो वारदात के वक्त भी मौके पर ही मौजूद थे। ओमकार का कहना है कि वारदात वाले दिन वो अपने खेत पर गए थे और उनका खेत वारदात वाली जगह के पास ही है। यही नहीं, ओमकार का यह भी कहना है कि घटना के बाद वही सबसे पहले मौके पर भी पहुंचे थे। कराने की आवाज़ आई, कराने की आवाज़ आई तो मैंने कहा ये कराने की आवाज़ कैसी आ रही, किसी आदमी की, व्यक्ति की है कराने की। मैं धीरे धीरे बाजरा खेत में गया, कोई शोरगुल था नहीं। मैं धीरे धीरे गया तो मैंने दूर से ही देखा था कि लड़की पड़ी थी और उसका भाई, उसकी माँ दोनों खड़े थे और ये कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना। मैं संदीप को मैं गांव में छोड़ के आया हूँ और ये संदीप का नाम ले रहे हैं। तो मैंने कि इसमें कोई राज है, इसे चुपचाप रहो। मैं चुपचाप रहा और चुपचाप ही धीरे धीरे मैं निकलता आया। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो सतेंद्र है वो खेत से निकला, घास की गांठ लेकर गठरिया, वो अपने घर को चलाया, मैं वहाँ आगे रहा था। ओमकार का ये भी दावा है कि वारदात जिस वक्त हुई, इस मामले के एक और आरोपी लवकुश अपनी मां के साथ पास के ही खेतों में काम कर रहा था और शोर शराबा होने के बाद लवकुश और उसकी मां मौके पर भी गए थे। मुन्नी की देवी का खेत है लवकुश का, वो भी घास के लेके आई। मैं अपने सड़क पे आकर के खड़ा हो गया था। जब वो पहुंचे बताऊँ तो आवाज़ मैंने सुना कि उसकी माँ, लड़की माँ कह रही थी हमारी बिटिया को पानी पिला दो, ये क्या होगा देखना होता। तो लवकुश कहीं से पानी लाया होगा, उसे पानी पिलाया है या न पिलाया ये मैंने देखा ना। मैं दूर से ही सड़क से अपना आवाज़ सुनता रहा। ओमकार ने इसके साथ ही इस मामले के मुख्य आरोपी संदीप और उसके घर वालों के बारे में भी बताया है। ओमकार का दावा है कि शोर शराबा बढ़ा तो संदीप के परिवार के लोग घटनास्थल पहुंचे थे। मैं गांव से जा रहा था तो जैसे गांव निकलते ही संदीप का मकान है और पशु भी सड़क के सहारे बांधते हैं। वो तो पानी पिला रहे थे बाप बेटा, तो संदीप और उसके पापा। फिर मैं खेती की तरफ गया था। वो संदीप जो आरोपी है अभी, जो अलीगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, उसकी बात उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसे मैं गांव में छोड़ गया।
हाथरस कांड के इस चश्मदीद ओमकार का कहना है कि इस वारदात के बाद गांव में पंचायत ने भी पूरे मामले की जानकारी ली थी, जिसमें उसने यही बयान दिया था। ओमकार का कहना है कि अगर एसआईटी या कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करती है तो वो अपनी बात जरूर रखेंगे। भीड़ हुई ठाकुरों की, जब मैंने सबसे पहले मैंने बयान, ये बालक गलत फंस रहे हैं, तो इसलिए मैंने जब वहाँ पर बोला था। एसआईटी की टीम अगर आपसे पूछताछ करती है तो आप उसको ये पूरी बात बताएंगे? हाँ, पूरा बात बताऊंगा। हाँ, जैसे आपको बताइए, जो जितना मैंने देखा है उतना ही बता सकता हूँ। ओमकार ने दावा किया कि इस मामले के एक आरोपी लवकुश और उसकी मां भी वारदात के वक्त आसपास के खेत में थी, जो शोर शराबा सुनने के बाद तक पहुंची थी। इस तरह ओमकार के मुताबिक लवकुश की मां इस मामले की दूसरी चश्मदीद है। इनका खेत भी पीड़ित के परिवार के खेत के पास ही है। लवकुश की मां का दावा है कि वारदात वाले दिन वो घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर थीं और अपने बेटे, जो अब आरोपी भी है, उसके साथ खेतों में काम कर रही थी। मेरा बेटा तो लवकुश अपने खेत में चारा काट रहे थे और वो लड़की की माँ और लड़के का भाई और लड़की की लड़की तीनों और बार खेत में काट रही थी, दूसरे वाले में पूरी थी सड़क। इस पार तो उसकी लड़की की माँ और वो काट रही, इस तरफ हम काट रहे थे। आरोपी लवकुश की मां का दावा है कि उन्हें वारदात वाले दिन की एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से याद है। इसीलिए न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे सबसे पहले वारदात वाले दिन क्या और कैसे हुआ ये जानना चाहा। खेत वार आई है, जो जिसके खेत में घटना घटी गई है वही था। उससे बोला कि मेरी बेटी नहीं दिख रही, तो भाभी यहीं पे तुम्हारी बेटी काट रही होगी जहाँ तुम काट रही हो, मैं तो अपने साइड काट रहा हूँ। तो वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था। इतनी देर में, थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा है, ढूंढा है, उसका भाई गठरी लेके पहले आ गया, वो घर में खेत में घुसा है। तो खेत में घुसी है तो उसकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई है, जमीन में। उस पे मुँह से वो बताने वाली क्या बात कह रही है, मुझे तो मालूम नहीं थी कि मुँह से खून आ रहा था। तो उसने आवाज़ मारी है, छोटू के यहाँ के भक्के आना, हमारी लाली को क्या हो गया, क्या हो गया, कि मेरी लड़की जहाँ पे पड़ी है और मुँह से खून आ रहा है। वो आया है, उसने देखा कि भाभी हाँ हो गया ये, कि बाहर निकलवा दोगे इसको, कि भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊँगा। बच्चा आया, घबरा गया। इतनी देर में उसकी माँ बोली कि बाहर जा के किसी को देख लो। चश्मदीद नंबर 2 यानी लवकुश की मां का कहना है कि पीड़ित का भाई उस वक्त मौके पर पहुंचा जब काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि उनके बेटे यानी आरोपी लवकुश ने ही जख्मी हालत में पीड़ित को पानी पिलाया था। घर आया है, मेरे छोटू आया है, घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो है कि मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है, बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है। सोम सिंह और छोटू और मेरा बेटा लवकुश, हम चारों ही है कि इकट्ठे गए हैं वहाँ पे। तो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। अपने बेटा से बोला था कि बेटा तू किसी माँ पॉलिथीन में पानी लिया, तो मेरा बेटा साइकिल लेके आया, पॉलिथीन से पानी ले गया है, उसकी माँ के हाथ में दिया कि लो भाभी इसे पिला दो। हाथरस कांड की जांच में जुटी एसआईटी ने अब गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। जाहिर है इस पूछताछ में ये तथ्य भी सामने आएंगे। इसके अलावा एसआईटी गांव के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इस बीच कांग्रेस ने हाथरस की घटना पर योगी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योगी सरकार पीड़ित को न्याय दिलाने के दौरान मुद्दे को भटका रही है। की बात करने की जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को पीड़िता को न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से ये लोग न्याय दिलाने की जगह कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, तो उससे एक ही बात याद आती है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। हमें दुश्मनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी ने भी कोई भी गलत काम किया हो, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई हो, किसी ने भी गलत काम किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन इस तरीके से मुद्दों को भटकाइए मत। पीड़िता को न्याय दीजिए, और पीड़िता को न्याय देने से पहले तक हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे और न ही खुद बैठेंगे। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।